हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हम पिछली कुछ वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे भारत का परिवहन। और भारत के परिवहन में कल हमने पढ़ा था जो सड़क का परिवहन पढ़ा था। ठीक है, सड़क परिवहन में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH-27, नेशनल हाईवे 27। इसकी लंबाई कितनी है? 4112.62 किलोमीटर। ये क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, याद रखना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 4112.62 किलोमीटर। 62 नहीं बोलते, 62 किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में तो दूसरे नंबर पर जो आता है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग आता है वो कौन सा था? वो था NH-44। वो कौन सा था? NH-44। इसकी लंबाई कितनी थी? 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में हमने देखा था कि जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, कौन सा है? NH-327B। NH-327B क्या है? भारत का सबसे छोटा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कितने किलोमीटर है? 120 किलोमीटर। 120 नहीं, 1.20 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, 1.20 किलोमीटर है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर है? पंजाब के अंदर है। समझ में आई बात। इसके बाद में हमने देखा था कि भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग या सुरंग बोल दो, क्योंकि धरातल पे ही ये क्या है? स्थित होती है। तो वो कौन सी है? चेनानी नासरी। चेनानी नासरी। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.2 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर। ठीक, समझ में आई बात। और ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में है? भारत का जो दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना, जो ये चेनानी जो नासरी है, ये क्या है? द्विदिशात्मक, विश्व की सबसे लंबी या सबसे बड़ी। द्विदिशात्मक का मतलब है जिसमें दोनों तरफ की लाइन हो, जाने वाली भी और आने वाली भी। द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है। और ये जो चेनानी नासरी जो सड़क सुरंग है, ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। समझ में आई बात। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना कि जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज, भारत का सबसे बड़ा सड़क जो ब्रिज है वो कौन सा है? वो केबल सेतु है। वो कौन सा है? याद रखना, केबल सेतु। केबल सेतु। और केबल सेतु कहां पर है? गुजरात के भरूच नामक स्थान पर। गुजरात के भरूच नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर भारत का सबसे लंबा क्या है? वो ब्रिज है। वो कौन सा है? केबल ब्रिज है। और ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर आता है? NH-8 के अंदर। NH-8 के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना, नेक्स्ट पॉइंट देखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए बनाई गई योजनाएं, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी। तो पहली योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। इसके तहत क्या किया गया था? जो भी भारत के बड़े बड़े जो राज्य थे या जो जगह थी, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था। और उस राष्ट्रीय राजमार्ग को किस परियोजना के तहत बनाया गया था? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत। ठीक है, इस योजना के तहत टोटल कितने लंबा क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग बना था? 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो परियोजना आती है वो आती है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। इसके तहत 2 गलियारों का निर्माण किया गया था, जिनमें उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जो है भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए 2 गलियारों का निर्माण किया गया था। पहला जो उत्तर दक्षिण गलियारा था वो किन किन 2 जगहों को जोड़ता था? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। इतना लंबा क्या है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में पूर्व से पश्चिम के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए कौन सा गलियारा बनाया गया था? उत्तर
पूर्व पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा। और ये गलियारा कहां से कहां तक, ये असम से गुजरात में, असम से गुजरात के लिए ये क्या है बनाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात। और ये असम से, असम में कहां से, सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर के बीच में इस गलियारे को बनाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना कि जो भारतमाला परियोजना है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है परियोजना है। ठीक है, ये कब शुरू की गई थी, 25 अक्टूबर, कब, 25 अक्टूबर 2017 को इसको शुरू किया गया था। नितिन गडकरी उस समय के राजमार्ग मंत्री द्वारा, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को भारतमाला परियोजना को शुरू किया गया था। ठीक है, और इस परियोजना के तहत सबसे ज्यादा जो मार्गों का निर्माण किया गया था वो कितना, 34,800 किलोमीटर जो है सड़क बनाई गई थी। और इस परियोजना के तहत क्या है, 4 बड़े बड़े काम किए गए थे। पहला, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, ये क्या है, भारत का पहला 14 लेन यानी कि 14 लाइनों वाला, यानी कि जाने और आने वाली जो लेन होती है वो 14 लेनों वाला राजमार्ग है जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। ये भी किस परियोजना के तहत बनाया गया था, भारतमाला परियोजना के तहत। उसके बाद में आता है ईस्टर्न पैराफिल एक्सप्रेस, ईस्टर्न पैराफिल एक्सप्रेस, ये भी क्या है, इसी जो ये परियोजना है भारतमाला परियोजना उसी के तहत बनाया गया था। उसके बाद में आता है चेनानी नासरी सड़क परियोजना, चेनानी नासरी सड़क परियोजना जो क्या है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसकी जो लंबाई बताई थी वो मैंने कितनी बताई थी, 9.2 किलोमीटर। ठीक है, यह जो सुरंग बनाई गई थी वह भी कौन सी परियोजना के तहत बनाई गई थी, भारतमाला परियोजना के तहत। ठीक है, उसके बाद में अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर भी कौन सी परियोजना के तहत बनाया गया था, भारतमाला परियोजना के तहत। बेंगलुरु से मैसूर एक्सप्रेस जो बनाया गया था वो भी किसके परियोजना के तहत बनाया गया था, भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में देखना दूसरी आती है सेतु भारतम योजना। इस योजना के तहत क्या है कि जब कभी भी पहले जो रेल और राजमार्ग है, रेल के राजमार्ग के ऊपर से गुजरती थी तो वहां पे क्या है कि ट्रैफिक को रुकने में बहुत समय लगता था। ठीक है, उसके फाटक को बंद करते देते और उसमें क्या है काफी टाइम लगता था। तो इसके बाद में इस राम सेतु भारतम योजना के तहत क्या किया गया, 2 नीतियों को लाया गया, ROB और RUB, रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अंडर ब्रिज। यानी कि जहां कहीं पर भी रेलवे पटरी आती थी तो वहां से राजमार्ग को या तो ऊपर से ओवर ब्रिज निकाला जाता था या अंडर ब्रिज निकाला जाता था। समझ में आई बात। ये 2 काम किसके तहत किए गए थे, सेतु भारतम योजना के तहत। इसके बाद में दूसरी आती है चार धाम महामार्ग विकास योजना। इसमें क्या है, 4 धाम, 4 धाम कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए एक राजमार्ग को बनाया गया था। कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सभी को मिलाकर एक राजमार्ग को बनाया गया था जिससे कि यहाँ पर पहुंचना क्या हो जाए, सरल हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आता है सेलिटियन योजना। इस योजना के तहत हिट एंड रन का क्या है, केस लिया गया था। इसमें क्या है, यदि कोई भी बड़ी गाड़ी के तहत कोई छोटी गाड़ी से टक्कर हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें जो गंभीर पीड़ित है, यदि वो पीड़ित गंभीर रूप से चोटिल हो गया है, पहले तो वहां से भागना नहीं है, जो किसी भी गाड़ी की गलती हो वहां से भागना नहीं है, और जो भी गंभीर रूप से पीड़ित है उसके परिजनों को या उसे क्या है मुआवजा दिया जाता था। वो मुआवजा कितना दिया जाता था, 12,500 से लेकर 5,000 के बीच में। और यदि उस दुर्घटना के तहत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें मुआवजा जो दिया जाता था वो 25,000 से लेकर 2 लाख तक का क्या है मुआवजा उसको प्रदान किया जाता था। ये योजना कब शुरू की गई थी, 1 फरवरी 2022 से, 1 फरवरी 2022 से। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, यानी कि जिस भी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा है
यानी कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजमार्ग का गुजरता है, उसके अनुसार में जो 4 राज्य वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे पर आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान और चौथे पर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारत का जो सर्वाधिक घनत्व वाला, सड़क घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। घनत्व का मतलब हो गया यानी कि 100 किलोमीटर के अंदर जो भी सड़कों का नेटवर्क है, वो नेटवर्क सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो वो है केरल राज्य में। ठीक है, इसके बाद में मैंने ये बताया था कि जो रोप वे या रज्जू मार्ग है वो भारत का सबसे बड़ा वो कहां पर है? वो है जोशमठ से ओट्टी तक। वो उस दिन मैं भूल गया था, ओट्टी तक। गढ़वाल में जोशमठ से ओट्टी तक का जो रज्जू मार्ग है, यानी कि रज्जू मार्ग का मतलब जिपलाइन वाला मार्ग, जिपलाइन वाला जो मार्ग है वो भारत में कहां से कहां तक का है? जोशमठ से ओट्टी तक क्या है? सबसे लंबा जो रज्जू मार्ग है। ठीक है, समझ में आई बात? भारत का जो सबसे ऊंचा राजमार्ग है वो कौन सा है? वो कौन सा है? लेह से श्रीनगर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3450 मीटर। यहां तक की क्लास को हमने पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ रेल परिवहन को भी पढ़ेंगे, कुछ परियोजनाओं को भी लेंगे और कुछ हवाई अड्डों को भी लेंगे। ठीक है, सभी को मिक्स कर मैं एक नए तरीके से आज आपको पढ़ाने वाला हूं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि ये तरीका ठीक है, नहीं तो वापस से इसी तरीकों को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, देखो आज का तरीका यही है कि आज हम लेंगे ऑप्टिकल क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की तहत कुछ क्वेश्चन बना के लेके आएंगे और उसका हम आंसर देंगे। ठीक है, उससे क्या है कि मेरा भी कुछ टाइम बचेगा और आपको याद जल्दी होगा। ठीक है, देखो वायु परिवहन से ही एक रिलेटेड एक सवाल लिया है मैंने। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? यदि आप किसी भी भाई को वीडियो लेते समय पता हो तो सबसे पहले इसको आगे ना देखकर पहले जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन डालकर उसका आंसर आप लिख सकते हो कि जैसे बी ए, सी ए, डी ए जो भी है उसको लिख दो। ठीक है, अपन उससे क्या है आपकी तैयारी पहले से भी है तो आपका रिवीजन भी बढ़िया तरह हो जाएगा और यहाँ पे देखकर यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उस गलती के कारण यहाँ पे देखकर आप सही भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहला भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए 1911 में। 1911 में भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? सन 1911 में। और जो पहली जो वायुयान की जो सेवा प्रदान की गई थी, यानी कि सबसे पहले जो वायुयान का जो उपयोग किया गया था वो किसके रूप में किया जाता था? डाक को एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। तो ये पूछ लिया जाए तो पहली जो विमान सेवा है वो किसके लिए उपयोग में ली गई थी? वो डाक सेवा के रूप में। तो ये स्टार लगाकर ये भी लिख लेना कि भारत की पहली विमान सेवा डाक के रूप में डाक सेवा के रूप में उपयोग ली गई थी। सेवा के रूप में उपयोग में ली गई थी। यानी कि डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए विमान सेवा का सबसे पहले क्या है? उपयोग किया गया था। ठीक है, पहले वाला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद में देखना वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। पहले तो सबसे पहले ये देखना कि जो राष्ट्रीयकरण होता है ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है। ठीक है, देखो मैं एक बढ़िया सा कलर लेना चाहता हूं ब्लैक बोर्ड पर। सबसे बढ़िया कैसा कौन सा कलर चलेगा? ये भी नहीं चलेगा तो पीला मैंने ऑलरेडी ले रखा है। 1 मिनट देना भैया। ठीक है, ये वाला ठीक है। ठीक है, ये वाला देख लो। तो राष्ट्रीयकरण देखना, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब भी किसी निजी कंपनी को
यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी हो जिसको किसी एक पर्सनल व्यक्ति ने स्टार्ट किया हो और बाद में क्या है उसका सरकार ने उस पर अधिकार जमा लिया हो या उसको अपने अधीनस्थ क्षेत्र में ले लिया गया हो, क्योंकि सरकार को उस जो क्षेत्र है, उस जो कंपनी है या वो जो भी उद्योग है उसको बड़े स्तर पर बड़े लोगों तक यानी कि सबसे ज्यादा लोगों तक उसको विस्तृत करना होता है। तो सरकार क्या करती है उसका राष्ट्रीयकरण करती है, यानी कि उसको सरकार में मिला लेती है, किसी निजी की संपत्ति ना रहकर वो सरकारी संपत्ति हो जाती है। तो वैमानिक कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था, आप बताओ कब किया गया था? कमेंट में लिख देना कि वो कब किया गया था। इसका आंसर होगा सन 1983 में। सन 1983 में जो वैमानिक कंपनी थी उनका सन 1953 में, सॉरी सन 1953 में जो भी वैमानिक कंपनी थी, वैमानिक का मतलब जो भी सेवाएं विमानों द्वारा यानी कि हवाई जहाजों द्वारा या एरोप्लेन द्वारा जो भी सेवाएं दी गई थी उसका जो राष्ट्रीयकरण यानी कि सरकार ने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में कब लिया था? सन 1953 में। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखना कि राष्ट्रीयकरण के तहत किन कंपनियों की अधीनता की थी, यानी कि किन राष्ट्रीयकरण के तहत किन किन कंपनियों को सरकार ने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में लिया गया था। तो दो कंपनियों को अपने अधीनस्थ क्षेत्र में लिया गया था। कौन कौन सी? पहली थी भारतीय विमान निगम। भारतीय विमान निगम जो कंपनी थी उसको क्या है सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था और उसको अपने अधीनस्थ क्षेत्र में ले लिया गया था। और जो दूसरी थी वो थी एयर इंडिया। वो कौन सी थी? एयर इंडिया। इन दो कंपनियों को क्या करा सरकार ने राष्ट्रीयकरण के तहत अपने अधीन कर लिया था। समझ में आई बात? दूसरा वाला पॉइंट समझ में आया कि राष्ट्रीयकरण के तहत कंपनी की अधीनता की थी। किन किन कंपनियों की अधीनता की थी? पहली तो भारत विमान निगम की और दूसरा जो है वो एयर इंडिया। दूसरी जो कंपनी थी वो कौन सी थी? एयर इंडिया। इसके बाद में देखना एयर इंडिया एयरलाइन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? एयर इंडिया जो एयरलाइन है इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, समझ में आई बात? एयर इंडिया एयरलाइन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला पॉइंट देखना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। एयर इंडिया एयरलाइन का जो कार्यालय है, मुख्यालय क्या होता है? जहां से किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उस पर जो नियम बनाते हैं, उसको कैसे संचालित करते हैं, उसका जो नियम बनाना, उनके कार्य कैसे कार्रवाई करनी है, उन पर कैसे काम करना है, वो क्या होता है? मुख्यालय। और कार्यालय जो होता है उन नियमों को संचालित करता है, जहां से उन कार्यों को संचालित किया जाता है वो क्या कहलाता है? कार्यालय। जो इसका जो कार्यालय है वो कहां पर है? मुंबई में। एयर इंडिया का जो कार्यालय है वो कहां पर है? मुंबई में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, एयर इंडिया एयरलाइन का मास्कोट या शुभांकर कौन है? शुभांकर का अर्थ होता है कि जो पूरी एयर इंडिया है उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो चीफ है, जो मुखिया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महाराजा। उसका नाम है महाराजा। ठीक है, समझ में आई बात? उसका नाम है महाराजा। और जो एयर इंडिया एयरलाइन है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कई बार पूछ लेता है कि उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है उड़ते हुए हंस में, सॉरी उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। अब ये कोणार्क चक्र कैसा होता है? आपने देखा हो तो पुराने जमानों में जो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है कुछ उसी प्रकार का होता है। उसमें जो बड़े डंडे होते हैं मोटे वाले होते हैं और उसमें पतले वाले जो सरिये वगैरह लगे होते हैं वो क्या है? वो जो बैलगाड़ी होती है उसके पहिए में मोटे प्रकार की लकड़ी होती है और पतले क्या होते हैं? सरिये होते हैं।
तो उसी प्रकार का ये क्या है, कौर्णिक चक्र होता है। तो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का क्या है, कौर्णिक चक्र होता है। ये जो प्रतीक चिन्ह है वो किसका है, एयर इंडिया का है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि भारत की पहली घरेलू एयरलाइन कौन सी थी। घरेलू एयरलाइन से मतलब समझना कि जो भारत है, भारत के आंतरिक में जो भारतीय निगम जो है, ये भी क्या है, भारतीय विमान जो निगम है, ये क्या करती थी कि सीमावर्ती जो देश है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सभी देशों में सेवाओं को प्रदान करती थी। वहां से कोई डाक ले जाना, लाना या फिर कोई भी अदर सामान जो है वो ले जाने का काम कौन सी करती थी, भारत विमान निगम। और जो एयर इंडिया होती थी ये क्या करती थी, विदेशों में देश से बाहर वाले जो देश होते हैं उनके अंदर क्या है, विमान की जो सेवा प्रदान करती थी। लेकिन घरेलू का मतलब समझना, जो इंडिया में एक जगह से दूर, इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जो एयरलाइन वर्क करती थी वो कौन सी थी। जो भारत की पहली जो घरेलू एयरलाइन थी वो थी वायुदूत। वायुदूत भारत की जो पहली एयरलाइन, घरेलू जो एयरलाइन थी वो कौन सी थी, भारत वायुदूत, सॉरी वायुदूत। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी सन 1981 में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, सन 1981 में। ठीक है, समझ में आया बात। उसके बाद में देखना कुछ अंतरराष्ट्रीय अड्डे भी लिए हैं और कुछ परियोजना भी लिए हैं, तो उन सभी का क्वेश्चन यहां से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। ठीक है, आप बताओ कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। ठीक है, तो देखो इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पर है, वो है न्यू दिल्ली में। वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर आएगा कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय जो परियोजना है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। परियोजना नहीं, सॉरी, हवाई अड्डा कहां पर है, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, समझ में आई बात। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, बताओ। मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, गुवाहाटी में है या श्रीनगर में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा इसका मुंबई। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मुंबई। मुंबई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पर है, मुंबई के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सेम है जो दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, इसमें भी यही आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, मुंबई के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है परियोजना से रिलेटेड एक सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, बताओ। व्यास नदी पर है, सतलज नदी पर है, ताप्ती नदी पर है या कोसी नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, कोसी नदी पर है, ताप्ती नदी पर है या व्यास नदी पर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसका आंसर आएगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखना, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है, या ईश्वर के निवास स्थान के नाम से किस शहर को जाना जाता है। जम्मू कश्मीर, कश्मीर को, श्रीनगर को, प्रयागराज को या लखनऊ को, बताओ। लखनऊ को, कश्मीर को, श्रीनगर को या प्रयागराज को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्रयागराज। प्रयागराज, ईश्वर का जो निवास स्थान है वो किस शहर को कहा जाता है, प्रयागराज को। प्रयागराज को, और प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज को क्या है, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ठीक, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है या महानदी पर है। ठीक है, देखो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है या
महानदी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा महानदी पर है। जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? महानदी पर क्या है? हीराकुंड बांध परियोजना है। समझ में आई बात? इसको याद रखना, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टापुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? बताओ, 7 टापुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? पानीपत को, कोलकाता को, पंजाब को, मुंबई को। 7 टापुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, पानीपत को, कोलकाता को या पंजाब को। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मुंबई। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? इंदौर में है, नागपुर में है, इंदौर में है, नागपुर में है, अहमदाबाद में है या अमृतसर में है? इंदौर में है, नागपुर में है, अहमदाबाद में है या अमृतसर में है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अहमदाबाद। देखो भाई, थोड़ा आंसर थोड़ा ना जल्दी जल्दी बोला करो, ठीक है? इतना अपने पास ना तो पेपर में रहेगा टाइम और ना यहाँ पर है। तो इसका बात है अहमदाबाद। इसका जो आंसर है वो कौन सा है? अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहां पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1 या नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3 या नेशनल वाटरवे 4? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा नेशनल वाटरवे 3, NW3। NW3 क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बताओ, कोच्चि में है, अहमदाबाद में है, पटना में है, हैदराबाद में है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कोच्चि में है, अहमदाबाद में है, पटना में है या अहमदाबाद में? तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजस्थान का शिमला किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का शिमला किस शहर को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मुझे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। राजस्थान का शिमला किस शहर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आ भी सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, राजस्थान का शिमला किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को या माउंट आबू को? ठीक है, देखो, जो राजस्थान का शिमला है वो किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर आएगा, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को। माउंट आबू को, माउंट आबू को क्या है? राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखना, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? बताओ, चंबल नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, भागीरथी नदी पर है या दामोदर नदी पर है? चंबल नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, भागीरथी नदी पर है या दामोदर नदी पर है? बताओ। तो जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है, इसमें याद रखना, नागा अर्जुन, अर्जुन और गीता के अंदर अर्जुन और किसकी जोड़ी थी? अर्जुन और कृष्ण की। तो कृष्ण से याद रखना, कृष्णा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी। आंसर हो जाएगा इसका बी। नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। मैं आपको ये चीज पढ़ा भी चुका हूं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है या इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह।
तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी। इसका आंसर कौन सा आएगा, बी। ठीक है, कौन सा, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद में ये देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूं तो आप पर छोड़ सकता हूं कि आप बता दो, लेकिन नहीं, हमको अभी बताना है। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बताओ। तो भाई लोगों, बात है ऐसी कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का जो पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वो कौन सा है, इसका आंसर आएगा सी, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको याद रखना, विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये कहां पर है, कोच्चि में ही है। कहां पर है, कोच्चि में ही है, कोच्चि केरल में। ठीक है, कोच्चि केरल में ही ये क्या है। और ये क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखना। नेहावा सेवा, नेहावा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा था, क्या रखा था, रख दिया था। तो याद रखना, 4 बंदरगाहों का नाम चेंज हुआ था, 4 बंदरगाहों का नाम बदला गया था। कौन कौन सी, पहली जो थी वो थी तूतीकोरिन, पहली थी तूतीकोरिन बंदरगाह, दूसरी थी कांडला बंदरगाह, दूसरी थी कांडला बंदरगाह। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, और तीसरी थी नेहावा सेवा, नेहावा सेवा बंदरगाह, और चौथी और लास्ट थी वो थी अन्नौर बंदरगाह, अन्नौर बंदरगाह। ठीक है, 4 बंदरगाहों का नाम चेंज किया गया था। पहली थी तूतीकोरिन, दूसरी थी कांडला, नेहावा सेवा और अन्नौर बंदरगाह। तो तूतीकोरिन का नाम चेंज कर क्या रख दिया था, वीओ चिदम्बरम, वीओ चिदम्बरम। तूतीकोरिन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, वीओ चिदम्बर। ठीक है, और जो कांडला बंदरगाह थी, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, दीनदयाल पत्तनम। दीनदयाल पत्तनम क्या है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर रख दिया गया था। और जो नेहावो सेवा, जो इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, नेहावा सेवा जो बंदरगाह है, नेहावा सेवा जो बंदरगाह है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, और जो अन्नौर बंदरगाह है, अन्नौर बंदरगाह ये कहां पर है, तमिलनाडु के अन्नौर में। इसका 2014 में नाम बदलकर क्या कर दिया था, कामराज पतन। 2014 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, कामराज पतन या कामराज बंदरगाह। अन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर 2014 में क्या कर दिया था, कामराज पतन। ठीक है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आएगा, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, समझ में याद रहेगा, समझ में आ गया, याद रहेगा। तूतीकोरिन का नाम वीओ चिदम्बर, कांडला का दीनदयाल, इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और अन्नौर का कामराज बंदरगाह रख दिया गया था। और इसका जो नाम बदला गया था उस सन याद रखना, 2014 में इसको नाम बदल कर दिया था, कामराज बंदरगाह। ठीक है, इसके बाद में देखना, फरक्का परियोजना किस नदी पर है, फरक्का परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर, यमुना नदी पर, गंगा नदी पर, या सतलज नदी पर। तो जो फरक्का परियोजना है वो किस नदी पर है, बताओ। वो है गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर। इसका आंसर आएगा भागीरथी, भागीरथी गंगा पर, भागीरथी गंगा पर, भागीरथी गंगा नदी पर क्या है, फरक्का परियोजना स्थित है। ठीक है, यानी कि फरक्का परियोजना किस नदी पर है, भागीरथी पर, भागीरथी गंगा नदी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, समझ में आए बात।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज, चिनाब ब्रिज, पम्बन ब्रिज, जुआरी ब्रिज। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज। जो चिनाब ब्रिज क्या है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी जो ऊंचाई है वो मैंने बताई थी 359 मीटर। जो नदी तल है, नदी तल से 359 मीटर ऊंचा क्या है? चिनाब ब्रिज है। और जो बोगीबिल ब्रिज है ये क्या है? भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। बोगीबिल ब्रिज क्या है? भारत का सबसे लंबा क्या है? रेलवे ब्रिज है। ठीक है, इसको याद रखना, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, लंबा रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट देखना कि अंतरिक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? पुणे को, पानीपत को, देहरादून को या बेंगलुरु को? पुणे को, पानीपत को, देहरादून को या बेंगलुरु को? तो इसका आंसर आएगा बेंगलुरु को, क्योंकि इसमें ही इसरो वगैरह क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बेंगलुरु को क्या है? अंतरिक्षों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? मदुरई में है, मेपा में है, कोझीकोड़ा में है या पोर्ट बेलियर में है? पोर्ट बेलियर में है, बताओ। मदुरई में है, मेपा में है, कोझीकोड़ा में है या पोर्ट बेलियर में है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, इसका आंसर है पोर्ट बेलियर में, पोर्ट बेलियर में। और जो पोर्ट बेलियर है ये क्या है? अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की राजधानी है। निकोबार की क्या है? राजधानी है, राजधानी। ठीक है, चलो मैं आपको मान जाऊंगा। एक बात बताना, करंट से ही रिलेटेड एक सवाल है कि जो पोर्ट बेलियर है इसका एक नया नाम धरा है। इसका नया नाम 13 सितंबर 2024 को रखा गया था, अमित शाह द्वारा रखा गया था। ठीक है, 2024 में 13 सितंबर को वो नया नाम क्या है? पोर्ट बेलियर का नया नाम क्या है जो 13 सितंबर 2024 को रखा गया था? मैं आपको मान जाऊंगा, इसको कमेंट में लिख देना, ये आप भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, देखा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, उक्कई परियोजना, उक्कई परियोजना किस नदी पर है? रियांद नदी पर, ताप्ती नदी पर, रामगंगा या चिनाब? तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर आएगा ताप्ती नदी पर। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको आपके लिए छोड़ता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में क्लास में मैं बताऊंगा किस किस का सही है कि पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। और ईमानदारी के साथ पहले अपने पूरा जोर लगाना, अपनी नॉलेज लगाना और इसको अपने हिसाब से बताना, कहीं से चीटिंग करके मत बताना। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये मैं पिछली वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं और इसका आंसर है केरल राज्य। ठीक है, समझ में आया बात? तो आज वाली क्लास में आई होप सो आप सभी को मजा आया होगा और यदि मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। आज की क्लास को यहीं पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।